जय हिंद, जय भारत। हम गोरे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम भारत इसलिए आए हैं ताकि तुम काले और असभ्य भारतीयों को सभ्य बना सकें। तुम वह करो, वैसा करो जैसा हम कहते हैं। तुम इंसान के रूप में सबसे खराब नस्ल के हो, इसलिए हमारा शासन स्वीकार करो। यह मानना था भारत में व्यापारी के रूप में आए अंग्रेजों का। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने जैसे जैसे अपने पैर पसारने शुरू किए, भारतीयों का कत्लेआम शुरू हो गया। अंग्रेजों ने केवल 1880 से 1920 तक 10 करोड़ लोगों को इसलिए मार दिया क्योंकि हम भारतीय अपने अधिकारों की मांग करते थे, उनके शोषण का विरोध करते थे। सोचिए और बताइए कि 1757 से 1947 तक कितने भारतीयों ने अपना रक्त इस माटी को आजाद करने के लिए बहाया होगा, तब जाकर हमें यह आजादी नसीब हुई। आज दो घटनाओं का जिक्र करेंगे जो आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देंगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ और जो हुआ क्या वह ठीक था। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया हम बढ़ा रहे हैं वह सभी सूचनाएं आप तक पहुंचते रहें। चलिए हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अंग्रेजों ने शासक बनने के बाद भारत में जिस प्रकार की नीति अपनाई उससे मजदूर, व्यापारी, किसान और सभी आमजन त्राहिमाम करने लगे। भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी अधिकारों को अंग्रेजों ने छीन लिया। भारत के लोग जब अंग्रेजों का विरोध करते तो भारतीयों का दमन किया जाता था। 1905 के बंगाल विभाजन, 1919 के रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड ने अंग्रेजों के साम्राज्यवादी चेहरे को सबके सामने ला दिया। भारत के लोग यह जान गए थे कि अंग्रेजों को न तो भारत के लोगों के विकास की चिंता है और न ही उनके जान की। दरअसल अंग्रेजों के लिए भारतीय लोगों के जान की कीमत किसी 2 कौड़ी के वस्तु से भी कम थी। दमन की नीति से दम तोड़ते भारतीय हर हाल में अंग्रेजों से मुक्ति चाहते थे। गांधी जी देश के कोने कोने में घूमकर भारतीयों से आह्वान कर रहे थे कि अहिंसा से हम अंग्रेजों को बाहर कर देंगे। उनकी इस अपील से लोग जुड़ भी रहे थे। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। गांधी जी का मानना था कि वह इससे अंग्रेजों को 1 साल के अंदर देश से बाहर भगा देंगे। गांधी जी के इस आंदोलन से देश का लगभग पूरा हिस्सा जुड़ गया, लेकिन 2 जगहों पर ऐसी घटना हुई जिसके विषय में भारत के लोगों या गांधी जी ने भी नहीं सोचा था। एक घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, लेकिन दूसरी घटना पर वह मौन रहे। एक घटना गोरखपुर के चौरा चोरी में हुई तो दूसरी घटना रायबरेली के मुंशीगंज में हुई। हम शुरुआत करेंगे मुंशीगंज से। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। उसमें ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं और सामानों का बहिष्कार करना, औपनिवेशिक आर्थिक सत्ता को चुनौती देना जैसी अनेक मांगे थी। इसी आंदोलन के तहत अवध क्षेत्र के किसान एका आंदोलन चला रहे थे, अर्थात असहयोग आंदोलन ही चला रहे थे, बस उसका नाम रखा गया था एक आंदोलन। इसमें लगान में कमी, बेगार की समाप्ति और अत्याचारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार करना शामिल था। किसानों का यह आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था, जिससे सरकार और जमींदार किसानों को सबक सिखाने की तैयारी कर रही थी। जनवरी 1921 में रायबरेली के स्थानीय जमींदारों ने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए अपने ही गुंडों से अपने खेत में आग लगवा दिया और बाजार में लूटपाट किया। 5 जनवरी 1921 को बाबा जानकी दास और अनमोल शर्मा सरकार और जमींदारों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ चंदनिहा नामक स्थान पर जनसभा कर रहे थे। सभा में दूर दराज के गांवों से हजारों किसान आए थे। इस जनसभा को असफल बनाने के लिए तालुकदार और वहां के डीएम ने दोनों नेताओं को जमींदारों के खेतों में आग लगाने के फर्जी केस में अरेस्ट कर लखनऊ जेल भेज दिया। यह पूरी प्लानिंग जमींदार वीरपाल सिंह के इशारों पर हुई थी। अगले दिन रायबरेली में यह अफवाह फैली कि दोनों नेताओं को ब्रिटिश हुक्मरानों ने लखनऊ जेल में मार दिया है और इस दिन फुर्सतगंज में पुलिस ने विरोध कर रही भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसके कारण 7 जनवरी 1921 को रायबरेली के मुंशीगंज में सई नदी के किनारे अपने दोनों नेताओं के समर्थन में 2000 लोगों का विशाल जनसमूह इकट्ठा होने लगा, जिसमें लोग निहत्थे बिना किसी हथियार के थे।
6 जनवरी के गोलीकांड की खबर जब जवाहरलाल नेहरू को मिली तो वह भी 7 जनवरी अर्थात इस दिन तक वह रायबरेली पहुंच गए, पर मुंशीगंज पहुंचने से पहले ही उन्हें सई नदी के पुल के दूसरी ओर रोक दिया गया। वह कुछ मिनट ही किसानों को नदी के एक पार संबोधित कर पाए थे, भी प्रशासन ने वहां पर बिना चेतावनी दिए अंधाधुंध फायरिंग करी अर्थात गोलियां चलवा दी। इस गोलीकांड में 700 से ज्यादा निहत थे लोग, जिसमें अधिकतर किसान थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। कई किसान गोली लगने पर नदी में गिरे, जिससे सई नदी का पानी खून से लाल हो गया। नेहरू सब अपनी आंखों से दूर खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। नेहरू घटनास्थल की ओर बढ़े ही थे कि पुलिस ने उनको रोक लिया। कई लाशें प्रशासन ने खुद नदी में बहा दी, जिससे मृतकों की संख्या कम दिखे, क्योंकि हमारा उनके सामने कोई वजूद नहीं था। नेहरू जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मृतकों के अंतिम संस्कार करने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया। अगले दिन मोतीलाल नेहरू भी रायबरेली पहुंच गए। इसी घटना ने रायबरेली और नेहरू परिवार का रिश्ता हमेशा के लिए जोड़ दिया। आज भी रायबरेली नेहरू परिवार का गढ़ माना जाता है। इस पूरी घटना को जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही करीब से देखा था, इसीलिए उन्होंने द रायबरेली ट्रेजेडी नाम से इस घटना को एक पत्रिका में बहुत विस्तार से लिखा। 21 जनवरी 1921 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी अपनी पत्रिका प्रताप में इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अंग्रेजों ने असहयोग आंदोलन के दौरान इस तरह की हिंसा की न जाने कितनी ही घटनाओं को अंजाम दिया, जिन्हें इतिहास के पन्नों पर जगह तक नहीं मिली, और ना ही इन बेगुनाह मौतों पर गांधी जी का कोई बयान आया। हम लौटते हैं गोरखपुर में, जहां पर देश के अन्य हिस्सों की तरह असहयोग आंदोलन में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। लोग हर दिन गांधी जी के बताए मार्ग पर चलते, आंदोलन करते और सोते समय एक सपना देखते कि हम जल्द ही अंग्रेजों के शोषण से आजाद हो जाएंगे। समय बीतता जा रहा था और लोगों का धैर्य समाप्त होते जा रहा था, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। आंदोलन करते करते 1921 भी समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेज टस से मस नहीं हो रहे थे। दिसंबर 1921 में कांग्रेस ने अपने अहमदाबाद अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की समीक्षा की और यह स्वीकार किया कि इस आंदोलन का सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस ने जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जा सके। इस सम्मेलन में यह रणनीति बनी कि आंदोलन को तेज किया जाए। गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा और जनता की मांग पर विचार करने की सिफारिश की। वायसराय ने हर बार की तरह इस बार भी जनता की किसी मांग को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी अब असहयोग आंदोलन चलाने के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की तैयारी करने लगे। आंदोलन चल रहा था, समय बढ़ रहा था और वह दिन आ गया जिससे असहयोग आंदोलन की गति रुकने वाली थी। पूरे भारत की तरह गोरखपुर में असहयोग आंदोलन जोर शोर से चलाया जा रहा था। 2 फरवरी 1922 को भगवान दास अहिर के नेतृत्व में गोरखपुर के चौरा चौरी में 1500 से लेकर 2000 लोग एकत्रित हुए, जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह विरोध प्रदर्शन खाद्यान्न की बढ़ी हुई कीमतों और शराब की दुकानों का था। यह रोज रोज का प्रदर्शन स्थानीय प्रशासन को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए स्थानीय थाना के इंचार्ज ने भगवान दास अहिर को डिटेन कर दिया और धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां चलवा दी। अपने नेता को अरेस्ट किए जाने के विरोध में 4 फरवरी को 3000 लोग चौरा चौरी के बाजार में इकट्ठा होकर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे, परंतु थाना इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अपने नेता की रिहाई की मांग करने वाली भीड़ पर लाठियां भाजना शुरू कर दिया, जिससे भीड़ भी भड़क उठी और भीड़ की ओर से भी थोड़ा पथराव किया जाने लगा। ताकत के नशे में चूर पुलिस वालों ने भीड़ को सबक सिखाने और डराने के लिए हवाई फायरिंग किया, जिससे कुछ लोग जख्मी हो गए और कुछ कैजुअलिटी की बातें भी बाद में सामने आई। इस फायरिंग से भीड़ के सब्र का बांध टूट गया और भीड़ अब गांधी जी के अहिंसा के आह्वान को गुस्से में भूल चुकी थी। पलटवार करते हुए भीड़ ने पुलिस को दौड़ा लिया और पुलिस वाले भागकर थाने में छिप गए और भीड़ ने पूरे थाने को घेर लिया और थाने पर हमला कर दिया। पुलिस वालों ने खुद को बचाने के लिए थाने को अंदर से बंद कर लिया। तब गुस्साई भीड़ ने थाने को बाहर से बंद करके केरोसिन डालकर पूरे थाने को ही फूंक दिया। इस घटना में 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए।
घटना की खबर जब देश के अन्य हिस्सों तक फैली तो एक बड़े वर्ग ने किसानों के इस कृत्य को सही ठहराया, क्योंकि मुंशीगंज में जो कुछ हुआ था उसको भी जनता और देश देख चुका था। लेकिन गांधी जी ने इस हिंसा की घोर निंदा की। इस घटना के एक हफ्ते बाद भारतीयों द्वारा हिंसा का रास्ता अपनाए जाने से आहत गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। साथ ही गांधी जी ने किसानों से जमींदारों को लगान और कर देने को भी कह दिया। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह में हिंसा की कोई जगह नहीं होती है और भारतीय जनता भी अहिंसा के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाई है। गांधी जी के द्वारा अचानक आंदोलन वापस ले लिए जाने के कारण कई नेताओं, जिसमें सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि थे, इन लोगों ने गांधी जी के निर्णय की आलोचना की। यहाँ तक कि जनता का एक बड़ा वर्ग भी गांधी जी के फैसले से नाराज हो गया। सीआर दास ने कहा, गांधी जी कोई भी आंदोलन बड़े चाव से शुरू तो कर देते हैं, परंतु जब आंदोलन पीक पर पहुंचता है तो गांधी जी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हमारी लड़ाई उस वक्त रोकी गई जब हम जीत के करीब थे और आंदोलन की वापसी को उन्होंने राष्ट्रीय संकट बताया। 16 फरवरी 1922 को हरिजन में लिखे अपने लेख में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारणों के विषय में बताया कि उनका उद्देश्य आंदोलन को और हिंसक होने से रोकना तथा आंदोलनकारियों को सरकारी दमन से बचाना था। दरअसल गांधी जी को पता था कि सरकार चौरी चौरा कांड का बहाना बनाकर पूरे भारत में आंदोलनकारियों पर कठोर दमन चक्र चलाएगी और इससे हिंसा और भड़केगी, जिससे सरकार को आंदोलन को दबाने का मौका मिल जाएगा और निर्दोष जनता सरकार के हाथों मारी जाएगी। आपके जहन में एक प्रश्न और आ सकता है कि क्या इस आंदोलन की वापसी का कारण केवल चौरा चौरी कांड था? दरअसल चौरा चौरी कांड आंदोलन वापसी का तात्कालिक कारण जरूर था, पर एकमात्र कारण नहीं था। दरअसल गांधी जी जानते थे कि संघर्ष के आदर्शों पर चलने वाली जनता की क्षमता असीमित नहीं होती है, अर्थात कोई भी संघर्ष बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। वास्तव में 1921 के अंतिम महीनों तक आंदोलन को लेकर जनता का उत्साह शिथिल पड़ने लगा था। लोग सरकारी दफ्तरों और कॉलेज की ओर वापस लौटने लगे थे। ऐसी स्थिति में जनता को सरकारी दमन के कुचक्र में झोंकना सही भी नहीं था, जिसके कारण गांधी जी ने सोची समझी रणनीति के तहत आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। वहीं चौरा चौरी में जहां पर यह घटना हुई थी, सरकार ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। पुलिस कहर बनकर स्थानीय जनता पर टूट पड़ी। मामले में कुल 225 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि हाई कोर्ट में अपील के बाद 19 लोगों को फांसी और कईयों को देश निकाला का सजा दिया गया। 1924 में जलाए गए पुलिस वालों के सम्मान में ब्रिटिश सरकार ने तो स्मारक का निर्माण करवा दिया, परंतु घटना में जिन किसान और आंदोलनकारियों को फांसी की सजा हुई, उनके लिए स्मारक बनाने का कार्य 1973 में हुआ। आप समझ सकते हैं कि मुंशीगंज और चौरा चौरी में घटनाएं एक ही जैसी थी, बस मरने वाले लोग अलग थे। इसी के कारण इन घटनाओं को लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। मैंने यहाँ पर इस समझाने का प्रयास किया है कि जो चौरी चौरा कांड में घटना हुई, दरअसल वहाँ के लोगों के जहन में डर था मुंशीगंज आंदोलन में हुई घटना का। अगर मुंशीगंज में हुई घटना ना घटित हुई होती तो शायद चौरा चौरी में ये घटना ना होती। कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर इस समझाने का प्रयास किया है कि घटनाएं कैसे बदलती हैं और उससे हमारी तकदीर कैसे बदलती है और कैसे हमारा संघर्ष बदलता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करके जाइएगा, ताकि राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया को हम इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।